क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया बताओ जरा, पांचवे का, सॉरी चौथे का उत्तर नंबर चौथे का कह रहा है ईएमएफ की गणना करो। हमको पता है फार्मूला होता है ई बराबर ई नॉट माइनस का 0.591 अपॉन एनएफ लॉग एनोड अपॉन कैथोड, लॉग एनोड अपॉन कैथोड, ई बराबर ई नॉट। अच्छा ई नॉट का मान नहीं दिया गया है, पर हमारे पास ई नॉट के दो मान दिए गए हैं। जब भी ई नॉट के दो मान दिए जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास ई नॉट का मान दिया गया, इसका मतलब ये हमारे पास ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड का मान दिया गया, वहां से हमें ई नॉट निकालना है। कैसे ई नॉट निकालेंगे, सबसे पहले हमको देखना कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो इस वाली लाइन से हमेशा हम देखते हैं कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो देखो यहाँ पर Mg में जीरो ऑक्सीडेशन है, यहाँ कितनी हो रही है +2, यानी कि ऑक्सीडेशन बढ़ रही, तो यहाँ पर कौन सा सेल होगा एनोड। यहाँ पर देखो +2 है, यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन है 0 है, तो घट रही है, तो कौन सा सेल होगा भैया बताओ जरा, कैथोड का होगा। इतनी बात समझ गए, यानी कि ये हमारे पास जो ई नॉट का मान दिया गया, किसका मान दिया, कैथोड के ई नॉट का मान दिया गया है, क्योंकि Cu+2 क्या है कैथोड है। और इस लाइन में हमको समझ में आया Mg क्या है एनोड, यानी कि ये किसका मान दिया गया है एनोड के ई नॉट का मान दिया गया है। तो सबसे पहले हमको ई नॉट ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले ई नॉट के फार्मूला पे जाना पड़ेगा। ई नॉट हमारे पास दिया नहीं गया, हमारे पास ई नॉट कैथोड दिया गया और ई नॉट एनोड दिया गया है। यहाँ से सबसे पहले हम ई नॉट ज्ञात करते हैं, तो साइड में निकाल लेते हैं। ई नॉट बराबर होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर हम यहाँ से बात करें ई नॉट कैथोड, तो ई नॉट कैथोड की वैल्यू कितनी आई है 0.34 और ई नॉट एनोड की वैल्यू कितनी है माइनस का 2.37, तो 0.34 प्लस का 2.37, 7 4 11 3 3 6 1 7 2.71। क्या सबके ई नॉट की वैल्यू यही आ रही थी भैया बताओ जरा, ई नॉट की वैल्यू ये आ रही थी। अब यहाँ फार्मूले में रखते हैं, ई बराबर ई नॉट कितना आ जाएगा 2.71 माइनस का 0.591 एनएफ। एनएफ क्या होगा, हमने कहा था जितने मैक्सिमम आयंस होते हैं वही क्या होता है एनएफ होता है, यानी कि यहाँ पर एनएफ का मान कितना है 2 है। बात समझ में आया। अब लॉग एनोड, एनोड क्या भैया देखो ये एनोड है, एनोड की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.001। कैथोड, कैथोड कितना देखो भैया ये कैथोड निकाला था, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 0.0001। बात समझ में आया। अब देखो ये आ जाएगा E बराबर 2.71 माइनस का 0.591 अपॉन 2 लॉग, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 10 की पावर -3 और इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 10 की पावर -4। अब देखो भैया इसको लिख सकते हैं E बराबर 2.71 माइनस का 0.591 अपॉन 2 लॉग 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 10 की पावर -1 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 1, नीचे 10 की पावर -1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर 1 और 10 की पावर 1 को 10 भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से आ जाएगा E बराबर 2.71 माइनस का 0.591 अपॉन 2 और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। अब इससे ये घटाओगे तो कितना आंसर आएगा भैया बताओ जरा, कितना आएगा 2.41 वोल्ट। सबका यही आंसर आ रहा है भैया बताओ जरा, इसमें किसी कोई समस्या है? ठीक है, देखो ये कैमरे में नहीं आ रहा है तो हम बता दे रहे हैं 2.71 और 0.591 अगर घटाएंगे तो आ जाएगा E बराबर 2.41, यहाँ लिखे दे रहे वोल्ट। आंसर ये नोट कर लेना, ये आ जाएगा ईएमएफ का मान। ठीक है चलो भैया बताओ जरा, देखो चौथे का क्वेश्चन करवा दिया, खा क्वेश्चन कोर्स में नहीं है और चौथे का गा क्वेश्चन ठीक है करवाते हैं। और ये चौथे का घा क्वेश्चन, तो आते चौथे के घा नंबर क्वेश्चन में। चौथे का घा क्या है, तो खा तो क्वेश्चन में नहीं है समझ में आया और गा करवाई दिया है। चौथे का घा देखो ग्लूकोज की संरचना, ठीक है तो पहला है 3 नंबर में क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा नहीं करना, 3 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा ग्लूकोज की संरचना बताओ तथा इसकी टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया बताओ। तो ग्लूकोज की संरचना 2 तरीके से बनती है, एक ग्लूकोज की खुली संरचना और एक ग्लूकोज की बंद संरचना, यानी कि इसको चक्री संरचना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं चक्री संरचना, ग्लूकोज की चक्री संरचना। तो ग्लूकोज की खुली संरचना किस तरीके बनती है, इस तरीके बनती है। हमने इसकी तुमको याद करने की ट्रिक बताई थी कि 6 पहले कार्बन लगा दो,
पहला वाला एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बाद वाला एल्कोहल ग्रुप होता है। फिर इसके बाद सब OH 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 और OH वाले होते हैं। पर ये ध्यान देने रहती है बात कि पहला वाला OH इधर साइड लगेगा, ठीक है, और केवल ये पहला दूसरा तीसरा छोड़ के तीसरे में केवल H इधर साइड लगेगा, बाकी सब में OH इधर साइड लगेंगे, और अगर OH लगेंगे तो H इधर साइड लगेंगे। ये याद करने की ट्रिक होती है। 6 कार्बन लगाओ, पहला एल्डिहाइड दूसरा एल्कोहल, बचे 4, तो सब में OH OH तो होगा, पर राइट हैंड साइड क्या होगा, जो 4 बचे उनमें से दूसरे में इधर साइड H होगा और इधर साइड OH होगा, बाकी सब में इसके अपोजिट OH और H होगा। ये हमने याद करने की इसकी ट्रिक बताई थी। बंद संरचना की क्या ट्रिक होती है, पहले बात तो इसको ऐसे बनाएंगे साइक्लोहेक्सेन की तरीके, ठीक है। दूसरा इसकी याद करने की ट्रिक क्या होती है, तो सबसे पहले तो यहाँ देखो CH2OH ऊपर है, H कहाँ है, नीचे है। अब इसके बाद अगर तुम देखोगे इधर साइड और इधर साइड तीनों जगह तुमको सेम दिख रहे होंगे। देखो इसको छोड़ के सब जगह OH ही H है, पर हमको ये समझना है कहाँ पर H ऊपर आ रहा है और कहाँ पर OH नीचे आ रहा है, बॉन्ड को देखना है। तो इसको देख के देखो OH सब जगह OH ही है, यहाँ पर O है केवल, तो CH2OH और H और O ये तो तुमको ध्यान रहेगा, बाकी सब जगह OH है। पर तुमको ध्यान देना है कि यहाँ पर HOH, यहाँ पर HOH और यहाँ पर HOH, देखो सेम तरीके से जोड़ रहे हैं, बाकी यहाँ पर OH कहाँ जुड़ रहा है, डिफरेंट तरीके से जुड़ रहा है। तो कुछ चीजें तुमको ध्यान देनी है, बाकी चित्र बहुत सिंपल है। ये हो गई ग्लूकोज की खुली संरचना, ये हो गई ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। आगे जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज की टॉलिन अभिकर्मक के साथ क्रिया बताओ, चौथे का घ नंबर क्वेश्चन। तो करते हैं टॉलिन अभिकर्मक के साथ क्रिया, इसी में लगा हुआ क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज की अगर हम टॉलिन अभिकर्मक के साथ क्रिया करेंगे तो CHO की पावर 4 और CH2OH। हमने बताया था टॉलिन अभिकर्मक का मतलब क्या होता है, Ag2O। क्या होता है भैया बताओ जरा, Ag2O। जब भी Ag2O के साथ क्रिया होती है तो क्या होता है, यहाँ पर क्या बन जाता है, एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाता है, ओइक एसिड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा COH, CHOH की पावर 4 और CH2OH। हमेशा क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, ओइक में। ध्यान रखना, चाहे यहाँ पर Cu2O ले लिए, चाहे यहाँ पर क्या ले ले, चाहे यहाँ पर फेलिंग रीजन ले ले या ले ले टॉलिन अभिकर्मक। जब भी चाहे फेलिंग ले ले, फेलिंग का मतलब क्या होता है, CuO बताया था हमने ना, और टॉलिन का मतलब क्या होता है, Ag2O। तो ध्यान रखना, चाहे फेलिंग ले ले चाहे टॉलिन ले ले, हमेशा एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाता है, ओइक में चेंज हो जाता है। बात समझ में आया, कैसे चेंज होगा, तो हम कहेंगे ट्रिक ध्यान रखना, ये O इस O को लेके बीचों बीच चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, CHO किस में चेंज हो जाएगा, COOH में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही इतनी कि नहीं आ रही भैया बताओ जरा। चलते हैं उत्तर नंबर 5वें के का में, ठीक है। उत्तर नंबर 5वें का क्या है भैया समझो, उत्तर नंबर 5वें का क्या है समझो। कह रहा क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इस चीज को समझाओ। तो देखो भैया क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है हम कहेंगे कि मान लो कोई विलायक है, मान लो कोई विलयन है, ठीक है। अभी हमने इस विलयन का वाष्प दाब नापा, अभी हमने इस विलयन का क्वथनांक नापा। जब हमने इस विलयन का क्वथनांक नापा, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ कोई विलयन है जिसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हमने क्या करा, इसमें क्या कर दिया, इसमें हमने कोई अवाष्यशील विलय मिला दिया। जैसे हम अवाष्यशील विलय मिलाएंगे, अवाष्यशील विलय का मतलब क्या होता है, वो विलय पदार्थ जो वाष्प में चेंज ना हो पाए। जैसे हम अवाष्यशील विलय मिलाएंगे, हम देखेंगे विलय मिलाने के बाद फिर हम इस विलयन का क्वथनांक निकालेंगे, तो हम निकालेंगे देखेंगे 105 निकला, तो हम कहेंगे कि पहले 100 था और अवाष्यशील विलय मिला है तो इसका क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। तो यही क्रिया होती है, जब भी किसी विलयन में हम अवाष्यशील विलय मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। बात समझ में आया। मान लो पहले इसका क्वथनांक TS था, पहले इसका क्वथनांक मान लो T0 था, क्या था, T0। और जब हमने अवाष्यशील विलय मिलाया, फिर जब हमने इस विलयन का क्वथनांक निकाला तो क्या निकला, TS निकला। तो अगर हमको क्वथनांक में उन्नयन निकालना है कि इस विलयन का क्वथनांक कितना बड़ा, और हमको क्वथनांक में उन्नयन को क्या कहेंगे, डेल्टा TB। अगर ये निकालना तो कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे पहले जो क्वथनांक, बाद में जो क्वथनांक था उससे पहले के क्वथनांक को घटा देंगे। भाई पहले 100 था, बाद में 105 मान लो हो गया, तो अगर निकालेंगे क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, तो 5 ही तो बढ़ोतरी हुई। कैसे निकालते हैं, बाद वाले से पहले वाला घटा देते हैं। तो अगर क्वथनांक में उन्नयन निकालना है, क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं, तो उसके इक्वल क्या होगा,
जो बाद में क्वथनांक होगा टीएस और जो पहले क्वथनांक होगा टी नॉट, यानी कि डेल्टा टीवी बराबर टीएस माइनस टी नॉट। इसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और क्वथनांक में उन्नयन की अगर परिभाषा आएगी तो हम क्या लिखेंगे, परिभाषा इसकी वो भी समझ लो। हम कहेंगे किसी विलयन में अभावशील पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसे ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और डेल्टा टीवी बराबर टीएस माइनस टी नॉट, जहाँ डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन है, टीएस बाद में विलयन का क्वथनांक है और टी नॉट पहले विलयन का क्वथनांक है। बात समझ में आया? ये रहा प्रश्न नंबर 5 का। पर अभी प्रश्न नंबर 5 का पूरा समाप्त नहीं हुआ, 4 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें ये तो 2 नंबर की तुमको थ्योरी लिखनी है और एक उसमें क्वेश्चन में जोड़ दिया है। क्वेश्चन क्या जोड़ा है, कह रहा है ग्लूकोज के 12 ग्राम को 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घुला गया, 100 ग्राम जल में घुला गया, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड आया। विलयन का क्वथनांक 100.34 है डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है जल के लिए केबी की गणना करो, केबी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा केबी का मान ज्ञात करना है। अब तुमको एक चीज समझ में आना चाहिए कि जब भी केबी का मान पूछ दे, डेल्टा टीबी का मान पूछ दे, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक जैसी बात कर दे, तो हमें एक ही फार्मूला ध्यान रखना चाहिए, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। ये वाला फार्मूला हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। कभी भी केबी की वैल्यू पूछ दे या डेल्टा टीबी की वैल्यू पूछ दे, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम, इसकी कभी वैल्यू पूछ दे तो हमेशा यही वाला फार्मूला लगेगा, हमेशा ध्यान रखना। अब इस फार्मूले में कौन क्या क्या है वो वैल्यू पुट रखनी है और ये वाला क्वेश्चन हमें हमसे सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमसे केबी का मान पूछ रहा तो इससे कुछ लेना ही देना नहीं है। डेल्टा टीबी ये हमको पता होना चाहिए, स्मॉल डब्ल्यू पता होना चाहिए, कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है। तो जो विलय की मात्रा होती है उसे ही स्मॉल डब्ल्यू कहते हैं। इन दोनों में देखो इसका और इसको मिला के विलयन बनाया जा रहा है, तो हमको ये तुमको समझना है कि स्मॉल डब्ल्यू क्या है। तो हमने कहा जो कम होता है उसे क्या कहते हैं, स्मॉल डब्ल्यू, यही विलय की मात्रा होती है। और कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, जो ज्यादा होता है उस यही होती है विलय की मात्रा, उसे क्या कहते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। बात समझ में आया? अच्छा स्मॉल एम क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू ये है तो स्मॉल एम क्या होगा, इसका अणु भार ही क्या होगा, स्मॉल एम होगा। तो अगर स्मॉल एम हमें ज्ञात करना है तुमको ग्लूकोज का अणु भार ज्ञात करना होगा और ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। यहाँ से कार्बन का 12 होता है तो 12 गुणे 6, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणे 12 और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 गुणे 6। यहाँ से निकालेंगे तो 72 प्लस का 12 प्लस का 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। अगर यहाँ से निकालेंगे कितना निकलेगा, 180 निकलेगा। तो स्मॉल एम का मान कितना निकला, 180। अब हमारे पास स्मॉल डब्ल्यू का मान है, कैपिटल डब्ल्यू का मान है, स्मॉल एम का मान है, ये निकालना है। अभी ये नहीं है, अगर ये आ जाए तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डेल्टा टीवी क्या होगा, तो डेल्टा टीवी क्या होता है अभी हमने बताया था, डेल्टा टीवी कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टीवी तभी हमारे पास आएगा जब हमको दो चीजें पता हो, एक विलयन में पहले क्वथनांक क्या था और दूसरा जब पहले विलयन था तब क्वथनांक क्या था और बाद में विलयन का क्वथनांक क्या था वो पता हो, तब हम डेल्टा टीवी निकाल पाएंगे। कैसे, जो बाद में क्वथनांक था उससे पहले वाले क्वथनांक को घटा देंगे तो डेल्टा टीवी निकल आएगा। तो आप समझो कह रहा विलयन का जो बाद में क्वथनांक है वो तो 100.34 दे रखा है, पर कह रहा विलयन में पहले क्वथनांक क्या था। तो तुमको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, पहले क्या है, जल है, क्या है, जल मौजूद है। अगर तुम क्वेश्चन को थोड़ा समझो तब डेल्टा टीवी निकल पाओगे। क्वेश्चन में कह रहा पहले एक बीकर में जल है, ठीक है, बाद में इसमें हमने क्या मिलाया, ग्लूकोज मिलाया, और जब ग्लूकोज मिलाया तो इसका क्वथनांक क्या हो गया, 100.34। तो बाद में जो क्वथनांक निकलता उसे तो हम टीएस बोल दिया। पहले क्या था, हमने कहा पहले जल था। अगर पहले जल था तो इसका मतलब जल का क्वथनांक कितना होता है तुम लोगों को पता होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी कि टी नॉट कितना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिया नहीं गया, ये तुमको पता होना चाहिए कि अगर पहले जल है तो जल का क्वथनांक कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि टी नॉट का मान 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें ग्लूकोज मिलाने के बाद
क्वथनांक हो गया 100.34 यानी टीएस का मान है 100.34। अगर यहाँ से डेल्टा टी भी ज्ञात करोगे तो हो जाएगा टीएस माइनस का टी नॉट। टीएस कितना 100.34 माइनस का 100, तो यहाँ से अगर डेल्टा टीबी का मान निकालोगे तो कितना निकलेगा 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, अब हम रख देंगे। डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.34, केबी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 12 है, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है भैया बताओ जरा 100 है, और इंटू स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 180। 1 2 1 2 हो जाएगा भैया बताओ जरा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 नवैया 18, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 का गुणा यहाँ से कर दो 0.34 इंटू 3 और 2 को इधर ले आओ, ये आ जाएगा केबी का मान। ये करोगे 0.17 और 17 34 51 0.51। केबी का मान कितना आ रहा है भैया बताओ जरा, 0.51 नहीं आ रहा है भैया बताओ जरा। केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स क्या आ जाएगा, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है, लिख लेना 0.51 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। बताओ भाई।